गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? ओके। कल हम लोगों ने जहां तक देखा था उसके आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में देखना है। क्लियर? देखो, गांधी जी का टॉपिक थोड़ा बड़ा है क्योंकि बहुत सारी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। पूरा नाम गांधी जी का, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद कौन है? इनके पिता हैं। तो जो मोहनदास करमचंद गांधी नाम है, तो एक्चुअल में जो करमचंद लगा हुआ है, ये करमचंद इनके पिताजी हैं। तो पूरा नाम बना है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। जन्म हर किसी को पता है, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। विवाह किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से, यानी कि जो इनकी वाइफ है वो कस्तूरबा गांधी जी। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट गुजरात से इन्हें प्राप्त हुई है, लेकिन ये जो बैरिस्ट्री है, मतलब जो वकील वकालत करने के लिए जब पढ़ाई करने गए हैं तो वो गए थे लंदन। और कहाँ से किए हैं? तो द इनर टेम्पल, ये यहाँ से द इनर टेम्पल से इन्होंने बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया है। इनका जो विवाह था बहुत कम उम्र में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में लगभग इनका विवाह हो गया था कस्तूरबा से। ठीक है, तो बहुत बड़ी उम्र के नहीं थे जब इनका विवाह हुआ था। तो पिता है करमचंद गांधी, और उन्हीं की वजह से ये लगा। अच्छा, एक उपनाम जो कबा गांधी है, ये काबा गांधी या कबा गांधी जो दिया जाता है, ये इनके पिता को दिया जाता है। मतलब गांधी जी को नहीं, ये करमचंद गांधी को कहा जाता है कबा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो उपनाम है वो करमचंद गांधी का उपनाम है ना, उनके पिताजी का नाम है। ये भी एक अच्छी पोस्ट पे थे। अब दीवान का मतलब कि उस समय अगर अंग्रेजों के समय आप दीवान के पद पर हैं तो मतलब ठीक ठाक पद है आपका, राजस्व वगैरह एकत्र करना, ये सब चीजें आपकी ठीक रहेंगी। तो बहुत खराब परिवार नहीं है, सही है। ठीक है, तो इतना हम लोग ध्यान दे लेंगे। जरा आप देखते गांधी जी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे कि दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी हैं तो उस समय क्या क्या जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए है वो आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है आपका, ये गए कब, गांधी जी गए कब थे? तो गांधी जी
वीडियो आ रहा है अभी? वॉइस भी क्लियर? ठीक। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गए कब? 1893 में डरबन पहुंचे। ठीक है। कितना समय तक रहे वहां? 21 वर्ष तक रहे, और जनवरी 1915 में भारत लौटा है। अच्छा, वो जो कल वाला यहाँ से दिक्कत लग रही है हमें, इससे दिक्कत लग रही है। ये जो फ्लक्चुएशन इसका चल रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखते हैं स्टूडेंट्स, नेटवर्क बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है। इस बार अगर चला जाएगा ना तो फिर क्लास अब इस समय हम पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है, चलता रहा तो कोई बात नहीं। चला कुछ तो दिक्कत है। अच्छा, आ रहा है। तो ठीक। देखते हैं, जब तक चलेगा चलाते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका ये पहुंचे 1893 में डरबन। जन्म आप समझी गए थे 69, मतलब कितने वर्ष की उम्र में पहुंचे वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ है, 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। वो असल में एक केस के सिलसिले में गए थे, बट काफी समय तक वो वहां रहे। ठीक है, जिसमें कि 21 वर्ष कहा जाता है कि उन्होंने वहां पे किया।
भारत में 1915 में आए, बट आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए कि ये बीच में भी भारत आए हैं, बम्बई में, हम बताएंगे आपको। ये केवल जनवरी 1915 में नहीं आए, एक बार बम्बई में आए हैं ये, जहाँ पे इन्होंने अपनी एक लॉ फर्म स्थापित की थी, क्योंकि बैरिस्टर थे, तो उन्होंने एक लॉ फर्म की स्थापना की थी अपनी, जिसको विधि कार्यालय कहा जाता है। तो बीच में आए हैं ये, लगभग 1901 से 5 के पहले आए हैं, ठीक है, डेट हम बता देंगे जब आए हैं वो। बट वो ज्यादा समय तक रुके नहीं थे, फिर उसके बाद वो वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो ये हो गया आपका 19 जनवरी 1915 में भारत लौटे, ठीक है। 1894 में, अब देखो ये जो चीजें हैं वो दक्षिण अफ्रीका में हुई हैं, जो इतनी चीजें हैं वो दक्षिण अफ्रीका में हुई हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, ये दक्षिण अफ्रीका में है। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में है। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला है, ये भी दक्षिण अफ्रीका का है। और एक आश्रम जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन सा है, तो जो पहला आश्रम है ये इनका दक्षिण अफ्रीका वाला है, जिसको इन्होंने स्थापित किया था, उसको फिनिक्स आश्रम कहा जाता है। एक्चुअल में वो जगह का नाम था फिनिक्स, जो कि डरबन में पड़ता है। तो जो पहला आश्रम है, अगर हम पूरे उसको लेकर चले कि फर्स्ट कौन सा है, भारत की नहीं, सबकी बात की, पहला कौन सा इन्होंने किया था। आधी स्क्रीन नहीं दिख रही क्यों? पूरी दिख रही है यार, लेफ्ट साइड में कट गया है। ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही है? 1 मिनट रुको बस। अब आया स्क्रीन? अभी भी नहीं आई? देखो, कह रहा है मनोज, कह रहा है पूरा दिख रहा है, मतलब मोस्टली लोगों को नहीं दिख रहा है। नो सर। अब आई स्क्रीन? पूरी आ गई ना? ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वो फिनिक्स आश्रम है, जो कि दक्षिण अफ्रीका का जो डरबन है वहां पर एक जगह है फिनिक्स, वहां पर स्थापित हुआ था, उसी के नाम पर वो फिनिक्स आश्रम कहा जाता है। और ये 1904 में वहां पर किया गया था, ठीक है। आप पढ़ भी सकते हैं, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया, मतलब रिसेंट में। ये जो 1904 में था, इस समय स्थापित हो गया था, तो फिर बाद में बंद हो गया। 2000 का मतलब समझ रहे हो, अभी 10-20 साल पहले, तो उसको मतलब ओपन किया गया दोबारा। भारत सरकार ने कुछ कदम उठाया होगा, जिसकी वजह से उसको ओपन करवाया गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखते। तो दक्षिण अफ्रीका में कुछ पॉइंट्स हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे। इसमें मेन मेन जो पॉइंट है वो कब गए थे, 1893, कितने वर्ष रहे, 21 वर्ष, ठीक है। भारत कब लौटे वहां से, तो 1915 जनवरी मंथ में ही चले आए थे, ठीक है। बाकी 3-4 है, ये याद कर सकते हो कि उन्होंने वहां पे क्या स्थापना की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फॉर्म, इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था। एटलीस्ट ये इंडियन ओपिनियन अखबार तो पढ़ ही लेना कि कौन सा अखबार निकाला था वहां। और ये आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिनिक्स में आश्रम है उसको क्या बोलते हैं, तो फिनिक्स आश्रम बोलते हैं, और ये क्योंकि इनका पहला आश्रम भी है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स जो गांधी जी के विचार वगैरह हैं, किस तरह से उन्होंने चीजों को देखा है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है गांधी जी का, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि गांधी जी समर्थक थे किसके, दार्शनिक अराजकतावाद के, ये डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। फिलोसफिकल अनार्किस्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा आपके इनके। असल में ये बहुत लोगों को फॉलो करते थे गांधी जी, असल में जो बाहर के विदेश के कई सारे नेता थे, अच्छे अच्छे नेता थे। अब जैसे
यही आपका देखो टॉलस्टॉय है, अभी आगे आएगा आपका, इसमें कई सारे आएंगे नेता जिनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। ठीक है, जैसे ये देखो थोरो है, रस्किन है, टॉलस्टॉय है, इनसे बहुत प्रभावित थे गांधी जी। तो इनके पास अलग अलग टाइप के विचार इनके मतलब उसमें चलता था। हाँ, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि गांधी जी जब राम राज्य मानते थे कि राम राज्य बनाना है, जिस तरह से राम का राज था उस तरह से हमें ही बनाना है, तो उसका युगल सिद्धांत मतलब वो क्या चाहते थे उसमें, तो वो चाहते थे कि एक ऐसा राम राज्य बने जिसमें सत्य हो और अहिंसा हो, मतलब इसी को फॉलो करते थे वो। तो ये एक क्वेश्चन डायरेक्ट होता है कि जो गांधी जी दो चीजों को ज्यादा फॉलो करते थे वो क्या था, तो वो सत्य और अहिंसा। ये हर कोई जानता भी है कि वो इसी पथ पर चलते भी थे। ठीक है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था, मतलब ये इनके अनुसार अहिंसा का मतलब क्या, तो इनके अनुसार अहिंसा का मतलब था कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था, सत्य की प्राप्ति का रास्ता था। गांधी जी ने लुई फिशर से एक बार कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, मतलब सभी का उदय, हर तरफ से और हर जाति का, हर वर्ग का व्यक्ति ऊपर उठे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसने क्या कहा है, और ये ज्यादातर गांधी जी के लिए सब रहेंगे। तो गांधी जी ने लुई फिशर से क्या कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, हर तरफ का उदय। ठीक है, गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की झलक मिलती है। ठीक है, ये सब पढ़ने हैं आपको। गांधी जी स्वयं क्या कहते थे, मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अब ये लाइंस आपको 2-3 बार पढ़ करके उसको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये ऑब्जेक्टिव ले क्यों। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में दो चीजें थी इनके हथियार, एक हमने बताया आपको हड़ताल और एक उपवास, दो चीजों पे बहुत फोकस करते थे। तो हड़ताल को ये अंतिम स्थान मानते थे, मतलब ये हड़ताल कहते थे जब कुछ नहीं बचेगा तब हड़ताल करेंगे। ठीक है, ये इनका लास्ट अस्त्र है। लेकिन उपवास को ये अग्निबाण कहते थे, बिल्कुल मतलब सबसे प्रभावी जो इसको मानते थे वो, जब भी किसी से कुछ मनवाना होता था गांधी जी उपवास पे बैठ जाते थे। अच्छे से अच्छा आदमी जो भी नेता होता था वो सरेंडर हो जाता था, कहता गांधी जी आप अपना उपवास तोड़ दीजिए। तो बस सीधा सा मतलब ये था, जब भी कुछ होता था तो ये उपवास में बैठ जाते थे। और इसीलिए कहा उन्होंने कि सबसे मतलब मेन अस्त्र अगर हम कहें या अग्निबाण कहें तो वो कौन है, उपवास है। हड़ताल इनका लास्ट होता था, जब कुछ नहीं बचता था तब ये हड़ताल अंतिम अस्त्र मानते थे। ये दोनों चीजें याद रखनी है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सिद्धांत क्या था इनका, तो सत्याग्रह जो ये करें, क्योंकि सत्याग्रह से बहुत सारी रिलेटेड चीजें हैं तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये सत्याग्रह को क्या मानते थे, किस हिसाब से सत्याग्रह को देखते थे। ठीक है, तो सत्याग्रह का मतलब इनके शब्दों में क्या था, शत्रु को पराजित करना नहीं है। सत्याग्रह का मतलब शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। मतलब इनका सीधा मतलब है कि आप उसको मतलब मारिए वारिए मत, इतने प्रेम से उससे मिलिए, इतना प्रेमता पूर्वक उससे मिलिए कि वो आपकी तरफ हो जाए, उसका हृदय मतलब परिवर्तित हो जाए, वो आपको मानने लगे। ये इनका कहने का मतलब था। ठीक है, सीधा सीधा मतलब ये कि हम हिंसा से किसी को नहीं जीत सकते। गांधी जी का कहना यह है कि हम हिंसा से नहीं जीत सकते। हाँ, कोई कितना भी कठोर हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर हम प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो हम उसको जीत सकते हैं। ये उनके कहने का मतलब था, यही उनका सत्याग्रह सिद्धांत था। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या माना है इन्होंने, तो हिंसा का क्रूरतम रूप इन्होंने सबसे ज्यादा माना गरीबी का स्थायित्व। इनका कहना है कि जो गरीब है और अगर वो बहुत लंबे समय तक गरीब बना रहा तो ये बहुत बुरी बात है और ये एक हिंसा का रूप ले सकता है। इसी वजह से जब बहुत सारी चीजें जिसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था, अब जैसे खिलाफत आंदोलन में सपोर्ट कर दिया था, इनको नहीं करना चाहिए था खिलाफत में, बट इन्होंने कुछ सोच करके उसमें किया। दूसरा, जिसकी वजह से मोपला विद्रोह हुआ, तो फिर उसके बाद भी उन्होंने मोपला का समर्थन कर दिया था। वो ये मानते थे कि ये लोग बहुत गरीब लोग थे जिन्होंने ये विद्रोह किया है और मतलब सताए हुए लोग हैं, इस वजह से ये हिंसा हुई है। तो उसमें भी वो उनका नहीं मानते थे, मतलब उसमें भी वो सपोर्ट कर दिए थे उन्हीं लोगों का, विद्रोह वालों का। तो ये कुछ चीजें थी जो थोड़ा सा गड़बड़ थी। तो गांधी जी के अनुसार जो हिंसा का क्रूरतम रूप है वो क्या माना जाता है, गरीबी का स्थायित्व। अगर किसी में बहुत ज्यादा गरीबी है तो कहीं ना कहीं वो एक हिंसात्मक रूप ले सकता है, क्योंकि भाई कमाने के लिए कुछ करने के लिए जरूर कुछ करेगा। ठीक है, ये इनका मानना है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था, तो गांधी जी को ये सबको पता है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में एक बार सफर कर रहे थे तो वो एक फर्स्ट क्लास में चढ़ गए थे
और जिसकी वजह से जो गोरे थे उन्होंने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। तो वो जगह का नाम क्या है आपको याद रखना है, पीटर मारिट्सबर्ग। इसको पढ़ लो, पीटर मारिट्सबर्ग। तो ये जो रेलवे स्टेशन है वो दक्षिण अफ्रीका का, इसी रेलवे स्टेशन पर इनको बाहर फेंक दिया था, पीटर मारिट्सबर्ग। बोलो फिर से, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, दक्षिण अफ्रीका। तो इसी वाले से। हाँ ज्योति, क्या हुआ? बोलो। ठीक है, मार्क्सवाद क्या होता है, चलो क्लियर कर देंगे तुम लोग को आंदोलन में अभी बता देंगे मार्क्सवादी वगैरह। देखो अब, क्योंकि अभी इसको क्लियर कर ले फिर हम समझाते हैं आपको आंदोलन वगैरह के। अभी यहाँ पे हम मार्क्सवाद को डिस्कस नहीं करेंगे, है ना कई सारी चीजें एक साथ है। पहले समाजवाद समझना पड़ेगा। अभी तुम लोग को समाजवाद खाली पार्टी के अकॉर्डिंग पता है, ठीक है। अभी समाजवाद का असली मतलब नहीं पता है, ठीक है। जब उसको देखोगे उसके बाद फिर आप चीजें एक साथ कनेक्ट करोगे तब। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम तरीका क्या बताया? आत्मनियंत्रण बताया। मतलब गांधी जी भी अलग किस्म के प्राणी थे, ठीक है। तो ये परिवार नियोजन के लिए कहते थे कि भैया कुछ और नहीं, तुम अपने पे नियंत्रण रखो सीधा, मतलब अपने आप पे नियंत्रण रखो। ये तो अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गांधी जी ये प्रयोग खुद पे करते थे। जब आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी आत्मनियंत्रण का प्रयोग खुद पे करते थे। और जैसे आप देखते हैं कि उनके साथ कुछ स्त्रियां थीं, तो उनके साथ रह के भी ये मतलब आत्मनियंत्रण पे प्रयोग किया करते थे। कहते थे कि अगर मैं अपने आप पे आत्मनियंत्रण कर लूंगा तो इसका मतलब ठीक है। बट बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके साथ जो लेडी थी उन्होंने एक डायरी, वो रोज डायरी लिखा करती थी। तो डायरी लिखा करती थी तो रोज का घटनाक्रम लिखती थी कि आज गांधी जी हमारे पास आए, लेकिन उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, प्यार से हमें कुछ कहा, फिर उसके बाद वो चले गए। और इस तरह का मतलब पूरा डिटेल दिया उसने एक एक दिन का। तो गांधी जी ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे थे। ब्रह्मचर्य का प्रयोग मतलब कि अगर मेरे सामने स्त्री आ भी जाए तो मैं भटकू ना, मतलब इस तरह के प्रयोग गांधी जी क्या करते थे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा रहते थे, वो निर्वस्त्र भी होकर के किया करते थे। ऐसा भी है कि अगर हम उसके बाद भी अगर मतलब आत्मनियंत्रण कर सकते हैं तो इसका मतलब हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वही करते थे, जो स्त्री थी वो भी निर्वस्त्र रहती थी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें करके और फिर उन्होंने एक निर्णय दिया कि अगर आप अपने ऊपर आत्मनियंत्रण कर लेते हैं, तो आत्मनियंत्रण कर लेते हैं तो इसका मतलब कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और उसी से परिवार नियोजन हो जाएगा। मतलब इस तरह की चीजें हैं, ये फैक्ट है, ये डायरी में लिखा गया है, ये खुद उस स्त्री ने लिखा है जो मतलब उनके साथ थी उस समय, ठीक है। तो ये सब प्रयोग वो किया करते थे। सत्य के साथ प्रयोग में लिखे हैं, मनुबेन चलो ठीक है, नाम तो पता ही है, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम बहुत सारे डिटेल में नहीं जा रहे, है ना। जितना जरूरी है उतना आपको बता दे रहे हैं। गांधी जी का ब्रह्मचर्य का प्रयोग, उनकी पोती थी क्या सर? अरे जाने दो, क्या मतलब है कोई भी रही हो, बस ठीक है, समझ में आ गया ना कि ब्रह्मचर्य का प्रयोग इन्होंने किया था। और इसी वजह से इन्होंने दिया कि आत्मनियंत्रण जो है वो परिवार नियोजन हेतु तो जरूरी है। सीधी चीज है। अभी तो आपको पता ही नहीं कि शुरुआती साल में ये लड़कियों के प्रति बहुत आकर्षित थे गांधी जी। आपको तो ये नहीं पता होगा, जब शुरुआत में शादी हुई थी ना, तो औरतों के प्रति बहुत आकर्षित थे। मतलब छोड़ते ही नहीं थे अपनी पत्नी को। मतलब कहीं जा, कोई पिताजी कोई काम कहते थे, नहीं जाना है, नहीं करना है, हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। और मतलब एकदम चिपके हुए से जैसे उनके साथ ही लगे रहते थे। फिर धीरे धीरे जो भी हुआ आगे चल करके फिर हुआ तो अच्छी हुई। शुरुआत में ही सौरभ, बेटा गायब हो गए तुम, वीडियो बंद कर लिए हैं?
ट्रू लवर थे, इसको ट्रू लव नहीं कहते, प्यार इसे नहीं कहते। तुम्हें फिर प्यार की डेफिनेशन नहीं पता है, इसको प्यार नहीं कहते, इसे कुछ और कहते हैं। ठीक है, चलो बाकी समझदार हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तुम लोग कम नहीं हो बेटा, सब एक से एक बढ़ के हैं, इसीलिए हम पूरा डिटेल नहीं जाते हैं। जिस दिन हम पूरा डिटेल तुम लोग को बताने लग गए ना, उस दिन तुम लोग क्या करोगे पता नहीं, इसलिए हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं आपको जितना है, बाकी तुम लोग खुद पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तो आपको हम पर डे का नहीं बता रहे हैं, पर डे का जो डायरी में डिस्क्रिप्शन है हर एक दिन का, आज क्या हुआ, फिर अगले दिन महात्मा गांधी जी आए, फिर क्या हुआ, कितने दिनों तक ये मतलब ब्रह्मचर्य का पालन चलता रहा, और इस तरह की चीजें करके फिर निर्णय क्या निकाला गया, ये सब चीजें हैं। तो उसमें हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, क्योंकि भाई नहीं, मजा तो खैर इसी में आएगा तुम लोग को सुनने में। हाँ भाई, जो पॉइंट चल रहे हैं एग्जाम वाले उसमें मजा आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पॉइंट याद ही नहीं होंगे जल्दी। हाँ, ऊट पटांग की चीजें तुरंत याद हो जाती हैं, सबसे बड़ी बात यही है ना। सर आप कहे थे पूरा बताएंगे, अरे गांधी जी की बायोग्राफी काफी लंबी है, ठीक है। अभी यही देख लो तुम, जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए है वही करीब 4 पेज का है, खाली वो जो एग्जाम में आना है वो केवल 4 पेज में है। अभी दिखाए तुम्हें, देखो जो एग्जाम से रिलेटेड है ना वही करीब 4 पेज का है। यहाँ से शुरू है पहला पेज, ये दूसरा पेज है, ठीक है, फिर ये तीसरा पेज है, ठीक है, फिर ये चौथा पेज है, ठीक है, ये पांचवा पेज है, ये छठवां पेज है। 6 पेज तो खाली तुम्हारे एग्जाम के लिए है, बताओ। अब हम जिस दिन बायोग्राफी इनकी शुरू करेंगे तब क्या होगा। है? 6 पेज तो तुम्हें खाली वो पढ़ना है जो तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना है, गांधी जी का पता नहीं क्या क्या करके चले गए हैं, ठीक है। तो मनु बेन के काका ने तो डायरी मांगी थी उनसे। चलिए देखते हैं। तो सर्वोत्तम तरीका आपने नियंत्रण बताया, चलो इतना समझ में आ गया। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर आए थे तो वो किस अधिवेशन भाग लिए थे। देखो अध्यक्ष नहीं बने थे, अध्यक्ष असल में वो अलग उसमें बने थे, आपको हमने बताया था पिछली बार के अध्यक्ष वो कब बने थे, ठीक है। और जो भाग लिया है वो उन्होंने 1901 में लिया था कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन अध्यक्ष कौन थे उस समय, दिनसा वाचा। एक छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे। अफ्रीका प्रवास के बीच में देखो 1901, समझ गए। अगर ये भारत में नहीं आए होते, अगर ये भारत में नहीं आए होते तो ये कलकत्ता अधिवेशन में शामिल कैसे होते। बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि गांधी जी भारत आए ही नहीं थे तो आपसे गलत बोल रहा है। दिक्कत यह है कि जो 1901 है, इस 1901 में जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, उस कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और उसके अध्यक्ष दिनसा वाचा जी थे, ठीक है। दूसरी बात, इसी समय जब ये 1901 में भारत आए थे तो इन्होंने मुंबई में एक विधि कार्यालय की स्थापना की थी। विधि कार्यालय होता है मतलब लॉ, क्योंकि बैरिस्टर थे तो उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने एक विधि कार्यालय की स्थापना की थी। आप ध्यान रखिएगा ये चीज, 1901 का पॉइंट। बेटा शुभम, बढ़िया नींद ले रहे हो तुम्हें। सर वो इंडिया कब आए, तो इंडिया एक्चुअल में जब कहा जाता है तो वो जनवरी 1915, क्योंकि उसके बाद वो नहीं गए, उसके बाद वो फिर यहाँ पर जो आंदोलन वगैरह थे उसमें पार्टिसिपेट कर लिए। एक्चुअल में 1901 में जब आए थे तो इसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका वापस लौट गए थे, ये पार्टिसिपेट वगैरह किए थे यहाँ, इन्होंने ये विधि कार्यालय खोला था और फिर इसके बाद ये वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, ठीक है ना। इस वजह से कोई इसको ध्यान नहीं देता है 1901 को। तो मेन जो डेट होता है जब वहां से वो लौटे थे तो वो कहा जाता है जनवरी 1915, जब वो आने के बाद यहाँ पर चीजों में पार्टिसिपेट करने लग गए थे। 1915 जो डेट है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद। अब देखो यही है, क्योंकि जनवरी 1915 में ये आ गए थे। आपको ध्यान रखना है कि जब फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई तो फिनिक्स आश्रम आपका डरबन में वहां स्थापना किए थे। भारत में जब पहुंचे हैं तो इन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, कोचरब क्षेत्र में। लेकिन लगभग 2 साल बाद ही 17 जून 1917 को इस आश्रम को स्थापित या स्थानांतरित कर दिया था साबरमती नदी के किनारे, और इसी के बाद से फेमस हो गया था साबरमती आश्रम। और जब भी कोई बात की जाती थी तो कहा जाता था साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दिया आजादी बिना खड़ग बिना ढाल।
बिना खड़ग और ढाल के आजादी नहीं मिलती, ठीक है, वो अलग बात है, गीत पढ़ते रहो, है ना। तो दोनों चीजें जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों चीजें हैं। आपको नरम गरम दल दोनों को मिला के देखना होगा। बहुत ज्यादा आप गर्म नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा आप नरम नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा नरम होंगे आपको खत्म कर दिया जाएगा, बहुत गर्म ज्यादा होंगे आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। दोनों का मिश्रित रूप तो सही समन्वय वही है जिसमें आपको दोनों चीजें ध्यान में देकर के चलनी होगी। ये दूसरे एक दूसरे के पूरक होते हैं दोनों। जो इसको समझ जाता है वो तरक्की कर लेता है, जो नहीं समझता है वो अपना लगा रहता है। तो आपको अब ध्यान हो गया होगा कि असल में अहमदाबाद में जो आश्रम स्थापित हुआ था, सत्याग्रह आश्रम बोला गया था उसे, लेकिन बाद में ये साबरमती जब शिफ्ट हो गया था तो फिर लोग इसे साबरमती आश्रम के नाम से जानने लगे थे। कुछ इस तरह से चीजें चल रही थी। अच्छा, गांधी जी के बारे में एक चीज है कि ये राजनीति में क्या मानते थे, सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब ये लो लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक लेके जाना चाहते थे। जैसे केंद्रीकरण का मतलब होता है कि केवल केंद्र में बैठ के ही हर जगह शासन करना। दिक्कत क्या आएगी कि केंद्र में बैठे हो तो आपको गांव का प्रशासन जल्दी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे आप। अब मान लो आप दिल्ली में बैठे हैं और हमें केरल को नियंत्रित करना है, तो आप बार बार आप वहां से भेजेंगे थोड़ा किसी को। आप क्या करेंगे, एक लोकल बॉडी को वहां बना दीजिए। कहाँ पर? केरल पे एक जिला स्तर पे बना दीजिए, फिर ब्लॉक मतलब जो भी बनते हैं, फिर उसके बाद आप गांव 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 में पंचायत, फिर जिला, ऐसे बनाते हुए आप रख दीजिए, फिर मंडल, और इससे कंट्रोल कर लीजिए। ये गांधी जी का विचार था। तो गांधी जी कहते थे कि आप जो कर रहे हैं वो केंद्रीकरण मत करिए, विकेंद्रीकरण करिए। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। मतलब जो जो ग्राम है या उनका, तो उनको जो प्रतिबंध मतलब अपना मेंटेन करना, वो ग्राम पंचायत बनाइए छोटे लेवल पर, वो मैनेज कर ले। तो इनका सुझाव ये था कि जब भी ऐसा कुछ होगा आगे तो हम लोग ऐसा करेंगे। तो ये चीजें थी। कस्तूरबा भी गई थी साथ में अफ्रीका, हाँ गई थी, ठीक है, कस्तूरबा भी गई थी। गांधी जी राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। अच्छा, एक और चीज सबसे खास बात अगर आप लोग न जानते हो तो बता दें, गांधी जी जो क्या चाहते थे, ये आजादी चाहते थे, सब कुछ ठीक है, लेकिन शुरुआत में ये कहते थे कि राज्य के हिसाब से मत बांटो इसे। जैसे आज आप जो राज्य देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और समथिंग, ये इसके पक्षधर नहीं थे। ये कहते थे कि अपना मतलब जो देश है वो एक ही रहे, भारत के नाम से जाना जाए या इंडिया जो भी है उसके नाम से जाना जाए, लेकिन इसको राज्यों में बांटो मत। तो ये इस वजह से ये पॉइंट कहा जाता है कि गांधी जी किस चीज के समर्थक थे, तो राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें कोई राज्यों में न बटाओ कि वो अलग अलग बोले कि मैं बिहारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं महाराष्ट्री हूं, मैं गुजराती हूं, ये कोई ना कहने पाए। तो ये एक विचार था गांधी जी का। बट क्योंकि गांधी जी उसके बाद मर ही गए थे और ज्यादा दिन रहे ही नहीं, तो अब वो चीजें तो खत्म ही हो गई और राज्य तो बनने ही थे। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है वही लौटने के उपलक्ष्य में। गांधी जी जब वहां से लौटे थे तभी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गुजरात वगैरह अलग अलग रहता है। इस बार बनारस में भी एक बार मनाया गया था प्रवासी दिवस, 9 जनवरी 1915। ठीक है, जो संघर्ष इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था वो निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाद में इसी को सत्याग्रह के नाम से जाना गया। तो अब जो भी प्रतिरोध करते थे भाई, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने एक लंबा अभियान चलाया था, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर नस्ल भेद था, क्योंकि ये खुद फेस कर चुके थे। तो इन्होंने जो वहां पर संघर्ष किए उसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहा गया। लेकिन अब जब भी ये कोई प्रतिरोध करते थे या कोई विद्रोह करते थे या कुछ भी करते थे, विद्रोह तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी ये आंदोलन करते थे या समथिंग, तो वो सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा। तो अब जब भी आगे चल के कोई प्रतिरोध इनके द्वारा होगा तो सत्याग्रह बोला जाएगा। तो सबसे पहले ये जो सत्याग्रह है वो इसी को कहा गया था, जो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, निष्क्रिय प्रतिरोध राजनीतिक अस्त्र है, सत्याग्रह नैतिक शक्ति है। ये डायरेक्ट ऑप्शन आता है कि मतलब सत्याग्रह किस प्रकार का अस्त्र माना जाता था या किस प्रकार का, तो ऑप्शन देगा आपसे वो राजनीतिक, नैतिक, व्यवहारिक, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो खैर आपके एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप के हैं, बट फिर भी नोट्स में है, आप पढ़ लीजिएगा। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सत्याग्रह मतलब सत्य और आग्रह, दो तरह से इसको बांट के पढ़िए। सत्याग्रह मतलब सत्य और आग्रह, इस तरीके से। तो सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल।
मतलब सत्याग्रह का मतलब क्या है कि हम कुछ भी, जैसे गांधी जी अगर कोई प्रतिरोध करते थे या कोई कहते थे हमें आजादी चाहिए, हम इसके खिलाफ, ये वाला जो आप एक्ट लाए हैं हम इसके खिलाफ हैं, तो वो आग्रह था उनका, मतलब एक प्रकार से विद्रोह तो कर रहे हैं लेकिन वो अहिंसा करके नहीं, अहिंसा पूर्वक, और एक प्रकार से आग्रह टाइप का, मतलब हम विरोध तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा नैतिक दायरे में रहकर, ये इनका मतलब था सत्याग्रह का मतलब। तो बार बार वो चीजें सत्याग्रह सत्याग्रह, और इनका एक मतलब और भी था कि हम जो कर रहे हैं वो सत्य चीजें हैं, मतलब हम आपसे खिलाफ जा तो रहे हैं लेकिन हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज को ये सत्य मानते थे कि हम लोग जिस चीज के लिए विरोध कर रहे हैं वो एक असल में हम लोग का अच्छा कदम है, ये इस तरह से चीजें चला करती थी, तो वही सत्याग्रह का नाम देखा जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम देखें इतने सारे पॉइंट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, वैसे ये चाहो तो इसको रट लो, वैसे हम इसको पीछे भी पढ़ा चुके हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, भारत में पहला सफल सत्याग्रह, भारत में पहला सफल सत्याग्रह जो आंदोलन चलाया है वो गांधी जी का कौन सा था? सबसे पहला, क्योंकि 15 में तो आए ही थे, तो जो सबसे पहला सफल सत्याग्रह है वो है चंपारण बिहार वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हमने पीछे बात की थी, चंपारण में, याद आ रहा है? किसानों का आंदोलन था चंपारण बिहार में 1917। चंपारण में क्या हुआ था? क्या हुआ था चंपारण में? नील विद्रोह, हाँ वही तीन काठिया सिस्टम, तीन काठिया सिस्टम के उसमें हुआ था। देखेंगे अभी हम डिटेल में, थोड़ा सा फिर बता देंगे उसको, अभी आगे है पॉइंट। तो 1917 आपको डेट याद रखनी है, चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। देखो डेट मत भूलना स्टूडेंट, कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद आंदोलन है, और चौरी चौरा कांड हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। 1917 चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया बिहार में, ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बनता है। उनका पहला सफल सत्याग्रह किसको माना जाता है? तो चंपारण से जो सत्याग्रह हुआ था, और यहीं से ये चीजें इन्होंने शुरू कर दी थी। गांधी जी ने कहा विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है, मतलब ये सीधे सीधे ये मानते थे कि जो विदेशी है उसको हमें यूज करना ही नहीं है। आप देखेंगे पूरे जीवन भर, पहले तो ये कोट पैंट पहना करते थे, ठीक है, लेकिन जब से इन्होंने फिर ये सत्याग्रह वगैरह शुरू किया था, इन्होंने सब त्याग दिया था, और पाश्चात्य कपड़ा तो ये पहनते ही नहीं थे, वही धोती कुर्ता भी पता नहीं पहनते नहीं पहनते, वो धोती ही मतलब लगा करके और चल देते थे लाठी लेकर। तो मैं लाठी लेकर सबको भगाऊंगा। चलिए, एक महान पर्सनालिटी है गांधी जी, ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स हैं उनके लिए, लेकिन अच्छे पॉइंट्स काफी हैं। तो गांधी जी ने कहा विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। गांधी जी पर 3 लोगों का प्रभाव, देखो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो तो राजनीतिक गुरु थे ही, लेकिन जो प्रभावित देखे जाते हैं, एक विद्वान है थोरो, ये थोरो से प्रभावित थे, रस्किन से प्रभावित थे, और टॉलस्टॉय से। टॉलस्टॉय के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं। तो ये 3 जो थे जिनका प्रभाव था, बाकी गोपाल कृष्ण गोखले तो इनके राजनीतिक गुरु ही थे। थोरो से इन्होंने क्या सीखा था? ये जो सविनय अवज्ञा वगैरह है और करबंदी, ये सब की जो प्रेरणा, ये सब इन्होंने, क्योंकि ये लोग कर चुके थे पहले, तो गांधी जी ने ये चीजें इनसे सीखी थी, सविनय अवज्ञा करना। और ये रस्किन से क्या सीखा था? शारीरिक परिश्रम का आदर करना। अगर कोई अच्छे तरीके से परिश्रम कर रहा है तो वो चीजें आपको मतलब एक प्रकार से फायदा देंगी, इसीलिए गांधी जी कभी परिश्रम करने से नहीं हटते थे पीछे। और देखिए दांडी जब मार्च हुआ है तो कितना लंबा उन्होंने तय किया है पैदल। तो रस्किन से उन्होंने यही चीज सीखी थी कि शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखिए, कभी इन चीजों से पीछे मत हटिए। टॉलस्टॉय से क्या प्रभावित था उनका? तो टॉलस्टॉय का एक प्रसिद्ध वाक्य था, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है और तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर आप सोच लो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने को कमजोर मत समझिए, क्योंकि आपके अंदर ही ईश्वर है, और अगर आपके अंदर ईश्वर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे ये बहुत प्रभावित है टॉलस्टॉय से, और इसी वजह से इन्होंने अहिंसक असहयोग का आधार बना लिया था, मतलब सबसे प्रेम करिए, हिंसा मत करिए, और हम कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये इनका था कि कोई भी कितना भी ताकतवर हो, अगर हम सही तरीके से चले तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह किसको बोला जाएगा? चंपारण, चंपारण 1917 जो बिहार में हुआ है,
ठीक है। नील के खिलाफ था ये, नील की खेती जो हो रही थी, और 3 काठिया सिस्टम था। हमने आपको बताया था कि जो भी जमीन थी उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करवाते थे वहां के नील बागान के, जिससे कि वहां के किसानों में रोष उत्पन्न हो गया था और उसके खिलाफ ये चीज हुई थी और गांधी जी को वहां पे बुलाया गया था। ठीक है, तो ये चीजें उसमें हुआ। अच्छा, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक उत्थान। महात्मा गांधी राजनीति को क्या समझते थे? तो महात्मा गांधी राजनीति को बस एक प्लेटफॉर्म मानते थे जिससे इसमें एंटर करके हम लोगों का उत्थान करें, उनके कल्याण के लिए काम करें। तो गांधी जी के विचार अलग थे, वो चीजों को दूसरे तरीके से देखा करते थे। तो महात्मा गांधी जी राजनीति को सामाजिक उत्थान मानते थे या फिर जन कल्याण के लिए मानते थे कि हाँ, हमको पार्टिसिपेट इसमें करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि हम लोग इसको अपने फायदे के लिए यूज ना करें, हम जनता के लिए यूज करें। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने दी हैं आपको यहाँ पर। चंपारण विद्रोह कब हुआ? 1917। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। खेड़ा आंदोलन 1918। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। सब गांधी जी से रिलेटेड यहाँ है। ये वाला नहीं है बारदौली सत्याग्रह, ये उनसे रिलेटेड है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और बारदौली सत्याग्रह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके नेता थे 1928 में। डेट बहुत कंफ्यूजिंग होगी, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, क्योंकि जब क्रम लगाने का आएगा ना, तो या तो आप ऑप्शन से देख के करोगे, खैर ऑप्शन से किया जाता है, बट वहां पे एक आध में अगर कंफ्यूजन हुआ तो ऑप्शन निकल नहीं पाएगा फिर, है ना। बेटर है कि आप डेट को याद कर लीजिए। तो चंपारण कब हुआ? 1917। अहमदाबाद मिल हड़ताल, हम बताते हैं क्या है ये अहमदाबाद मिल हड़ताल, 1918। खेड़ा आंदोलन 1918। असहयोग आंदोलन 1922। सविनय अवज्ञा, अच्छा ये एक ध्यान रखना कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920। खत्म कब हुआ था? 1922। ये दो इसलिए डेट लिखी गई है, ये शुरू होने का है, ये खत्म होने का है। ठीक है, आपको पता होगा कि क्यों ऐसा हुआ था, असहयोग आंदोलन क्यों खत्म कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड हो गया था, तो जो गोरखपुर में चौरी चौरा वाला कांड हुआ था उसकी वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। बारह मार्च से 6 अप्रैल, क्या लिख रहे हो, कौन सी डेट दुर्गेश? महात्मा गांधी पर रस्किन की पुस्तक देखो, रस्किन से प्रभावित थी तो रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट। इस पुस्तक का बहुत प्रभाव था महात्मा गांधी पर। ठीक है, तो ये बुक का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। गांधी जी ही वो पहले व्यक्ति हैं, जिस हिसाब से अगर देखे, पहले तो नहीं, खैर बहुत पहले लोग हो चुके हैं, बट गांधी जी जो हैं वो हरिजन, मतलब जो दलित वर्ग था या नीचे का तबका था, उसको ये दलित कहना अच्छा नहीं समझते थे, तो उनको ये हरिजन कहा करते थे। ठीक है, हरिजन। और इसी को लेकर के कई लोगों से इनका विवाद भी हुआ था, सावरकर से भी हुआ था, और कई सारी चीजें, सावरकर क्या, सावरकर से तो पहले ये चीजें हो चुकी थी। दूसरे और नेता भी थे जो कांग्रेस में थे, जिन्होंने इस चीज में थोड़ी आपत्ति जताई थी हरिजन पे। तो उन्होंने कहा था कि क्या बापू हम लोग हरिजन नहीं है, मतलब केवल वही हरिजन है। तो बापू जी ने फिर चीजें, मतलब महात्मा गांधी ने चीजों को समझाया था कि नहीं ऐसा नहीं है, और हमें इनके उत्थान के लिए ज्यादा काम करना चाहिए जो हरिजन लोग हैं। तो इस तरह से वो चीज, हरि हरि मतलब विष्णु भगवान, जन मतलब जो ऐसे लोग जो भगवान की संतान है, इस वजह से वो शब्द दिया गया था हरिजन। तो हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये हरिजनों के लिए बहुत सारी चीजें समझते थे कि उनको उठाना है। जाति विहीन अछूतों की दशा सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। ठीक है, तो इसके पीछे लगे रहे थे। ये कोई ऑब्जेक्टिव पेपर का नहीं है, बट एक जानने के लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, गांधी के नाम से पहले महात्मा किसने जोड़ा था? गांधी के नाम से पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोड़ा था। जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, उस चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनके कामों को देखते हुए, जो ये कर रहे थे और बहुत अच्छे भलाई के काम कर रहे थे, तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा कहा था। और जबकि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है। तो दोनों लोग को ध्यान रखना है, राष्ट्रपिता किसने बोला है और महात्मा किसने बोला है। ठीक है। नोआखाली ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ लीजिएगा वैसे। ठीक है। नोआखाली जगह में ये वहां पर है, महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल और उनकी बहन थी सुशीला नैयर, और उनकी चिकित्सक थी, व्यक्तिगत चिकित्सक थी, जो पर्सनली उनको देखा करती थी। तो वो डॉक्टर सुशीला नैयर थी, जो गांधी जी को पर्सनली देखा करती थी। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। हाँ, ये एक नाम इंपॉर्टेंट है, जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज के लिए क्वेश्चन बनता है। रीजन, क्योंकि गांधी जी के बहुत निकटतम सहयोगी बन गए थे, और दूसरा ये एक व्यापारी भी थे, तो पैसे वगैरह से भी सपोर्ट कर देते थे। ये कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर थे, कांग्रेसी समाजकर्ता थे, और और गांधी जी के साथ शामिल होने की वजह से कई आंदोलनों में ये भाग लिए, जिसके वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो ये चीजें इनके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट बना देती हैं जमनालाल बजाज को याद करने के लिए। इनको एक राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। तो ये राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। तो जब ये सब आंदोलन वगैरह चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, ये राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। इन्होंने कहा हमें तुम्हारी उपाधि नहीं चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको। 1930 में जब समन्वय आंदोलन चल रहा था, तो इनको जेल भेज दिया गया था। ठीक है। तो कई बार चीजें ये चलती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनता है, अगर ये पूछेगा, इनमें से कौन है जो गांधी जी के निकटतम सहयोगियों में से था, जो उनके साथ आंदोलन के समय जेल भी गया। तो इस तरह के ऑप्शन में ये मिलते हैं। ठीक है। तो जमनालाल बजाज आपको ध्यान रखना है उसमें। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, तो महात्मा गांधी का सबसे करीबी अंग्रेज मित्र कौन था? एक अंग्रेज भी था जो इनसे बहुत प्रभावित था, गांधी जी से। ठीक है। उसको शॉर्ट में अगर समझो तो उसको एंड्रूज कहा जाता था, लेकिन पूरा नाम अगर देखोगे तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज या दीनबंधु एंड्रूज। ये नाम भूलिएगा मत। देखो, कंफ्यूजन यहां से क्रिएट होता है दीनबंधु से। असल में दीनबंधु पीछे भी नाम आ चुका है। एक आगे आएगा जो एक चितरंजन दास है, लेकिन उनको दीनबंधु न करके क्या कहा जाता है, देशबंधु। देशबंधु कहा जाता है ना। क्या बोलते हैं चितरंजन दास को? देखो, एक देशबंधु कहा जाता है। ठीक है। तो दोनों कंफ्यूजन क्रिएट मत करना है ना। ये दीनबंधु है। एक थे दीनबंधु मित्र, नील दर्पण जिन्होंने लिखा था नील किसानों पर पहले। तो वह अंग्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अंग्रेज जो था इनसे बहुत प्रभावित था, जो इनकी बहुत सहायता किया था गांधी जी की? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, किस सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह आपको याद होगा, ये केरल के साइड हुआ था, जब मंदिर में प्रवेश को लेकर हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी नहीं थे साथ में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक बार में तो नहीं होगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ कुछ नहीं सकते। गांधी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। एक हम पीछे आपको ये चीज समझा देते हैं। देखो थोड़ा सा, जो चंपारण आंदोलन वगैरह था, जैसे चंपारण आंदोलन था तो 1917 बिहार में हुआ था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है ना। ये चीजें थी, डिस्कस हम पहले भी किए थे, आज रिकॉल कर लेते हैं। किसके आग्रह पर गांधी जी पहुंचे थे? राजकुमार शुक्ल के आग्रह। ये जब चंपारण आंदोलन हुआ था, तो वहां पर बिहार में एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल, उसने बुलाया था गांधी जी को, आग्रह किया था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अत्याचार चल रहा है और जो बगान मालिक है वो बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ये नाम याद रखना है कि किसने आमंत्रित किया था गांधी जी को? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरे बगान मालिक क्या कर रहे थे? चंपारण के किसानों से अनुबंध किया था, अपनी जमीन के 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य, जिसको 3 काठिया सिस्टम कहा गया। तो ये आंदोलन क्यों किया गया था? नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। कौन कौन सहयोगी था इसमें? गांधी जी का सहयोगी कौन कौन था? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, HS पुलाक। ये जब क्वेश्चन बनेगा तो कहेगा कि चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी का सहयोगी कौन नहीं था, तो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक कोई व्यक्ति होगा जो उसमें नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने होंगे कि चंपारण आंदोलन, और बहुत इंपॉर्टेंट है चंपारण आंदोलन, भूलना मत। रीजन, पहले ही सत्याग्रह है इनका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी न्यूज आप पढ़ लीजिएगा पूरी। चंपारण कृषि जांच समिति हुई। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने काफी विरोध किया, तो एक समिति बनाई गई जांच के लिए कि देखिए ये सब कुछ सही है या गलत।
उसके अध्यक्ष थे एफजी स्लाई। सदस्य कौन थे चंपारण के? डीजे रीड, महात्मा गांधी भी थे इसके सदस्य, एलसी अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी। अगर आप इतना पूरा नहीं याद कर सकते तो कम से कम ये याद कर लेना कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, एफजी स्लाई। याद कर लोगे तो बेटर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अध्यक्ष जरूर याद कर लेना। बाकी सब सचिव जी बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? सब लोग सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ लोग थे जो विरोध में भी थे। वो चंपारण के सत्याग्रह को सही नहीं मानते थे, ठीक है। एनजी रंगा, अब ये नाम ध्यान रखिएगा, ये महात्मा गांधी के विरोध में थे चंपारण सत्याग्रह के। एनजी रंगा, अब ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि इनको दी थी, सिंपल सा पॉइंट। खेड़ा आंदोलन जो 1918 गुजरात, डायरेक्ट याद करना है। 1917 में चंपारण हुआ था, 1918 में गुजरात में खेड़ा आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण, किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने के कारण हुआ था। रीजन क्या था? खेड़ा आंदोलन ने किसान आंदोलन था। हुआ क्या था कि अकाल वगैरह पड़ गया था, बहुत सारी चीजें, तो उनको क्या करना था कि लगान खत्म करना था। अंग्रेजों ने कहा था कि हम कर देंगे, अंग्रेजों ने नहीं किया, जिसकी वजह से फिर गांधी जी को फिर से इसमें शामिल होना पड़ा कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं, किसान उस स्थिति में नहीं है कि वो लगान दे सके, ठीक है। और इस वजह से ये आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद सत्याग्रह 1917 से 18 के बीच, वैसे 18 माना जाता है, ठीक है। अहमदाबाद सत्याग्रह, एक मिल थी ये अहमदाबाद गुजरात में ही, टेक्सटाइल मिल, कॉटन टेक्सटाइल मिल, कपड़े वगैरह जो होता था कॉटन, तो वहां की एक मिल थी। इसमें मिल मालिक और मजदूर जो वहां काम करते थे, वहां बवाल हुआ था। देखो एक्चुअल क्या हुआ था, प्लेग की महामारी फैली थी उसी समय, प्लेग की बहुत बड़ी महामारी फैली थी। तो प्लेग के समय क्या किया था कि मालिक जो लोग थे, कॉटन मिल के मालिक वगैरह थे, उन्होंने इनका बोनस बढ़ा दिया था, मतलब पैसा बढ़ा दिया था, जिससे इन लोग को दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे ही वो महामारी खत्म हुई तो अंग्रेज क्या कह रहे थे कि अब क्योंकि ये चीज खत्म हो चुकी है तो अब बोनस देने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना हम तुम्हारे बोनस खत्म कर दें। तो वो जो प्लेग बोनस उसे कहा जाता है, तो प्लेग बोनस का मतलब था कि जब प्लेग चल रहा था तो उस समय बोनस दिया गया था, तो अंग्रेज उसको खत्म करना चाहते थे और उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इससे मजदूर भड़क गए थे। मजदूर कहते थे कि आप बोनस क्यों खत्म कर रहे हैं, बोनस देते रहिए। कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी, जिससे जो मिल मालिक थे उस कॉटन मिल के, उनके बीच और मजदूरों के बीच झड़प हो गई, विद्रोह हो गया। इसी को अहमदाबाद सत्याग्रह कहा जाता, मतलब अहमदाबाद का एक प्रॉब्लम क्रिएट कहा जाएगा कि कॉटन टेक्सटाइल मिल में ऐसा हुआ था। इसी चीज को लेकर गांधी जी पहुंचे थे और गांधी जी ने मतलब इसको थोड़ा सा सपोर्ट किया था इस सत्याग्रह को, और वही अहमदाबाद सत्याग्रह सपोर्ट उनका कहा जाता है गांधी जी द्वारा। तो प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक प्लेग बोनस को खत्म करना चाहते थे, जबकि मजदूरी से बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। मेन मुद्दा यहाँ था, ठीक है, इसी वजह से हुआ था। तो तीन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट, चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918। तो मेनली 1918 क्योंकि दिसंबर के आसपास का था। तो 1918 ये, 1918 ये, और ये जो था आपका चंपारण वो 1917। आई होप कि तीनों चीजें क्लियर हो गई। चंपारण नील की खेती की वजह से हुआ था, दिक्कतें हुई थी, ठीक है। खेड़ा आंदोलन खेड़ा आंदोलन आपका गुजरात में हुआ था, लगान ज्यादा लगा दी गई थी, छूट नहीं दिया गया था। अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल में मजदूरी बढ़ाने को लेकर के चीजें हो गई थी, जो बोनस वोनस था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थे, ठीक है। बीच में एक पॉइंट आपका रह गया है यहाँ पर, ये क्या पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी कब पहुंचे थे? 20 दिसंबर 1920 को। ये डेट एक आपको याद रखनी है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कब, ठीक है। वैसे ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, क्योंकि जब वो हुआ था छत्तीसगढ़ तो उसी में ये पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी कब पहुंचे थे, ठीक है। तो इसलिए वो क्वेश्चन किया गया था। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था गांधी जी ने। ये हर समय गांधी जी नहीं बने रहे, कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1934 में। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के पार्ट नहीं थे ये। जब आजाद हुआ है भारत तब गांधी जी कांग्रेस में नहीं थे, 1934 में दे दिया था। 1903 में लॉ फर्म स्थापित किया था इन्होंने जोहान्सबर्ग में, ठीक है, अपनी एक लॉ फर्म स्थापित की थी। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। 1930 गांधी जी यरवदा कारागार गए। ये क्वेश्चन बनता है, किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी गई है, किस जेल को मंदिर की तरह बोला गया है? यरवदा कारागार जो पुणे में है, उसी को मंदिर की संज्ञा कही गई है। गांधी जी ने खुद बोला है यरवदा कारागार ये एक मंदिर है,
इस तरह से उन्होंने उसको डिफाइन किया था 1930 में। स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो एक सेंटेंस बोला, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये पूरा सेंटेंस है बड़ा सा, कि अब हम कैसे जिएंगे, बापू जी अब आपके जाने से बहुत अंधकार हो गया चारों तरफ, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, इस तरह का पूरा सेंटेंस था। बट आपको एक लाइन याद रखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने बोला था? माउंट बेटन ने कहा था। तो माउंट बेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को कहा था। ठीक है, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते वह काम गांधी जी ने कर दिखाया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने, जब गांधी जी भारत पहुंचे थे पहले वर्ष जनवरी 1915, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सीधा सीधा कहा था, अभी तुम किसी चीज में भाग मत लो, अभी तुम केवल चीजों को देखो, पूरे भारत का भ्रमण करो और सीखो कि क्या करना है। तो उसी चीज को बोला गया था, खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर, कान खुला रखिए, सुनिए सबका, देखिए सब कुछ, बट मुंह मत किसी के खिलाफ खोलिए। ये चीज स्टार्टिंग में जब वो भारत पहुंचे थे, वो रीजन क्योंकि अभी आप भारत के बारे में नहीं जानते कि क्या चल रहा है इस समय, इसलिए आप देखेंगे कि जब 1915 में आए हैं तो उसके कुछ समय तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो चीजों को स्टडी कर रहे हैं कि भारत में असल में चल क्या रहा है। और ये चीज गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उनको सलाह दी थी। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, गांधी जी के द्वारा कहा गया है। जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता, गांधी जी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग तब किया था, अहमदाबाद की हड़ताल में, वही कॉटन मिल जहां पे प्लेग बोनस को लेकर के हुआ था, वहीं पर सबसे पहला भूख हड़ताल हुआ था गांधी जी के द्वारा। तो वही अहमदाबाद हड़ताल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहला जन भाषण लोगों को जो संबोधित किया था गांधी जी ने, वो कब किया है? 1916, वाराणसी, बीएचयू गए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना करी थी उसकी, बीएचयू की, और उसी में भाषण देने गए थे गांधी जी। तो ये इनका पहला जन भाषण था। ठीक है, तो बस इतना रखते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट था। हम आपको व्हाट्सएप शेयर कर देते हैं, नोट्स बना लेना, एक दो बार इसको पढ़ जरूर लेना, नहीं तो वो सेंटेंस याद नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं और बहुत सारी चीजों की स्थापना हुई है, कई सारी चीजों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये एग्जाम के लिए टू द पॉइंट है। ठीक है, अब हम इससे कम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितना एग्जाम के लिए है उतना तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको हम व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। जिनका एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, जिनका नहीं है उनको भी अगले वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।